अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान द्वारा होता है, समानुपातिक मत पद्धति से होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति या हस्तांतरित मत पद्धति, ये सारी प्रक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। बताया था मैंने, गुप्त मतदान भी अप्रत्यक्ष बहुत साधारण बातें थी, हालांकि मैंने समानुपातिक भी आपको समझाया, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी आप जान रहे हो कि नहीं तुम लोग, समझाया था मैंने। ठीक है, अब निर्वाचन हो गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन कोटा पा जाता है, वो निर्वाचित हो चुका है। क्या हो चुका है? फिर उसका शपथ होता है। क्या होता है बेटा? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति का शपथ। किसका शपथ बे? राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ पढ़ने जा रहे हैं, तो इससे कुछ विशेष प्रश्न बनते हैं आज, है ना। इससे अलग नहीं, वही प्रश्न बनते हैं जो हमेशा से बनते आए हैं। पहले आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख कहां। सामान्यतः जितने भी भारतीय संघ के अधिकारी हैं, उनके शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में मिलता है। कौन सी अनुसूची? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संघ के पदाधिकारियों का जो शपथ का प्रारूप है वो संविधान की जो 3री अनुसूची है उसमें है, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख वहां नहीं मिलता, अनुच्छेद 60 में मिलता है। कौन से अनुच्छेद में? तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख, तो बता दीजिएगा कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप जो है, शपथ का जो बेटा प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 60 में इनके शपथ का उल्लेख है। एक प्रश्न ये पूछता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता कौन है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, है ना। सुप्रीम कोर्ट में इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है? शाबाश, यू ललित। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति को। इसके अलावा देखें, अच्छा, इसको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता है, तो एक ही है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कहां शपथ का उल्लेख है? कौन शपथ दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति को। याद रखेंगे आप लोग, शपथ दिलवाता है। अब अगली चीज बेटा, अगली चीज आइए देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति को शपथ किस चीज का दिलवाया जाता है? अगर ये किस चीज की कसम खाता है, तो ये कसम खाते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। हालांकि और भी चीज इनके शपथ में होते हैं, तो जो मुख्य शपथ का निचोड़ है वो है संविधान के संरक्षण की शपथ। किसकी शपथ लेते हैं ये? संविधान की रक्षा। तो संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं भाई राष्ट्रपति, संविधान के संरक्षण की शपथ। इतने प्रश्न बनते हैं बेटा, किस चीज की शपथ लेते हैं, कौन शपथ दिलवाता है और शपथ का उल्लेख कहां है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सवाल बन सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों से ज्यादा पूछ सकता है। आगे बढ़ा जाए बाबू। शपथ के बाद हम लोग पढ़ते हैं कार्यकाल। क्या भी का कार्यकाल? शपथ ग्रहण से या जब भी ये पद धारण करता है तब से लेकर ये कब तक रहेगा। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो शपथ ग्रहण से बेटा अवधि तक, अब ये 5 साल तक अपने पद पर रहेगा जब भी ये शपथ लेता है। हालांकि ये हट भी सकता है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये शपथ आ गया है, अब एक पद पे आ गया है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रपति की पदमुक्ति। तो राष्ट्रपति की पदमुक्ति की 2 परिस्थितियां बनती हैं बेटा, 2 परिस्थितियां बनती है, 2 तरीके हैं राष्ट्रपति के पदमुक्त होने के। एक सामान्य तरीका है, 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर अपने आप ये पदमुक्त हो जाएगा। 5 वर्ष का कार्यकाल क्या होने पर बेटा? पूर्ण होने पर। तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर, यहां है 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाएगा। दूसरी परिस्थिति ऐसी बनती है कि राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त तो होता है, इसका पद रिक्त भी हो जाता है। सामान्यतः ऐसे होता है चुनाव, जैसे मान लीजिए 2022 में, जुलाई 2022 में रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो रहा था, समझ रहे, अगस्त 2022 में।
तो अगस्त 2022 से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, नए राष्ट्रपति को निर्वाचित करके रखेगी अगस्त से पहले ही, है ना, जून जुलाई में। समझ पा रहे हो कि नहीं? और जो रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होगा अगस्त महीने में, तुरंत नए राष्ट्रपति को शपथ दिला दिया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू को क्या दिला दिया जाएगा? शपथ। इससे पद रिक्त नहीं होने पाता, पद इनका खाली नहीं होने पाता। पद मुक्ति की कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जब राष्ट्रपति पद रिक्त भी होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, इससे मुक्त हो जाएगा। पद से मुक्त क्या, वो दुनिया से मुक्त हो जाएगा। समझ रहे बेटा? ठीक है, तो पद से मुक्त हो जाएगा और उसका पद खाली भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ समय तक तो खाली ही रहेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। समझ रहे? तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति पद से मुक्त भी हो गया और इसका पद भी क्या होगा? खाली रहेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, समझा पा रहा हूं, आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए राष्ट्रपति त्याग पत्र, तो भी ये पद से मुक्त हो जाएगा और इसका पद खाली रहेगा। क्या रहेगा? कुछ समय तक खाली रहेगा। इसके अलावा मान लीजिए इसका निर्वाचन रद्द हो जाए, चुनाव रद्द हो जाए, बाद में पता चलता है कि इसने धांधली से चुनाव जीता था, तो फिर इसका चुनाव रद्द होगा, तो भी इसका पद, ये पदमुक्त हो जाएगा और इसका पद क्या होगा? रिक्त रहेगा कुछ समय के लिए, है ना। निर्वाचन रद्द हो जाए, पद से हटाए जाने पर, मान लो इसका पद ठीक था, इसने सही से चुनाव जीता था, लेकिन कुछ कारणोंवश इसको पद से हटाया था, लेकिन ये हटाया जा रहा है, इसको पद से कुछ कारण से, तो पद से हटाए जाने पर मुक्त। और ऐसी स्थिति में इसका पद भी कुछ समय के लिए क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो पद रिक्त के समय, इन परिस्थितियों में बेटा, इन परिस्थितियों में एक कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? मैं आपको पढ़ाऊंगा, अनुच्छेद 65। कौन सा अनुच्छेद? तो वो उपराष्ट्रपति में आएगा, अभी टेंशन ना लें आप लोग, है ना। एक कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान, ये अभी आप अनुच्छेद के चक्कर में मत पड़िएगा, ये अनुच्छेद में डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको जब मैं उपराष्ट्रपति पढ़ाऊंगा आपको। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 65। परिस्थिति में जब इसका पद खाली हो जाता है तो, है ना, 6 माह के लिए, अधिकतम कितने समय के लिए वे? 6 माह के लिए एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है, जो जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तब तक इसके दायित्वों का, इसके काम का निर्वहन करता है। क्योंकि राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा पद है हमारे, आप पढ़ोगे, एक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, शासन इसी के नाम से चलाया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण पद रिक्त नहीं रह सकता, इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। समझ पा रहे हैं? तो उसका निर्वहन करने के लिए एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? 6 माह के लिए के समस्त कर्तव्यों के, राष्ट्रपति के समस्त कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। और इस कितने टाइम के लिए बनाया जाएगा बेटा? 6 माह। और इस 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव वगैरह संपन्न हो जाता है। 6 महीने के अंदर ही नए राष्ट्रपति को नियुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसे में फिर नया राष्ट्रपति आ जाता है, अपना पदभार ग्रहण कर लेता है, काम करने लगता है, उसको शपथ दिलवा दिया जाता है। तो ये 6 माह है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। किसके लिए? अब हम देखेंगे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता कौन है। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा 6 माह के लिए। कितने माह के लिए? कौन बनता है? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेगा उपराष्ट्रपति। कौन सा रिक्त हो जाएगा? तो जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक राष्ट्रपति के समस्त दायित्व जगदीप धनखड़, यही तो है उपराष्ट्रपति इस समय, वो संभालेंगे। और मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए कि उपराष्ट्रपति का पद भी क्या हो? खाली हो, रिक्त होता है। ऐसा एक बार हुआ है, मैं बताऊंगा लास्ट में वन लाइनर में, है ना। तो 1967 में देश के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी क्या हो गई? 1969 में मृत्यु हो गई थी, सॉरी 1967 में बने थे, 69 में क्या हो गई थी? मृत्यु। उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन थे? और वीवी, जब उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? वीवी गिरी। लेकिन वीवी गिरी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, जो वो 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, वही चुनाव किसको लड़ना था? वीवी गिरी। तो उस समय लाभ का पद अधिनियम नहीं आया था, 2006 में आया था। उस समय उपराष्ट्रपति को लाभ का पद माना जाता था, तो वो उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते थे। समझ पा रहे? उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से क्या दे दिया?
इस्तीफा, तो ये प्रॉब्लम आ गई, उपराष्ट्रपति नहीं है तो फिर कौन बनेगा बे? तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, एकदम सही, एम हिदायतुल्लाह, वो बने थे। समझ रहे हो, ऐसा एक ही बार हुआ है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी पद रिक्त है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, और वरिष्ठ न्यायाधीशों की संख्या ज्यादा है ना, 33 न्यायाधीश हैं। कितने बे? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश है, तो कोई ना कोई तो रहेगा ही। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा जो इसका कार्यभार संभालेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। तो ये देखें, तो देखें, हाँ, यहां से एक प्रश्न बन, प्रेसिडेंट अपना लिखित त्याग पत्र किसको देता है बेटा? उपराष्ट्रपति को देता है। किसपति नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देगा। समझ रहे? उपराष्ट्रपति को देता है। यह बताने के लिए बाध्य नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, कारण बताने के लिए बाध्य नहीं कि मैं इस कारण से, किस कारण से आप दे रहे हैं त्याग पत्र। त्याग पत्र दिया इसने, पद क्या हो गया इसका? ये पद से मुक्त हो गया और इसका पद भी रिक्त हो गया। 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, क्या होगा? और तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति का जिम्मेदारी कोई ना कोई संभालेगा। समझ रहे? राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द होना, निर्वाचन मतलब समझते हैं चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द होना। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव किन आधारों पर रद्द हो सकता है? आधार क्या होगा राष्ट्रपति के चुनाव के रद्द होने की? तो 2 आधार हैं जिन आधारों पर राष्ट्रपति का चुनाव रद्द हो सकता है। समझना, 2 आधार कौन कौन से हैं? एक तो उसने कोई जानकारी छुपाई हो जो उसे देनी थी चुनाव के समय, कोई जानकारी छुपाई हो, उसकी आयु 35 प्लस नहीं थी, उसने गलत जानकारी दी कि मेरी आयु कितनी है बे? 35 प्लस। ठीक है, अब अगली चीज देखिए, दूसरा आधार है, ये बहुत बड़ा शब्द है मैं जो लिखने जा रहा हूं, चुनाव में धांधली किया है, तो ऐसी परिस्थिति में इसका निर्वाचन रद्द हो जाएगा। और ये धांधली बहुत बड़ा शब्द है, समझ रहे? ये बहुत अलग अलग तरह से धांधली हो सकती है, इसमें वोटों का खरीद फरोख्त भी हो सकता है ना, या और भी तरीके हैं धांधली के, है ना। प्रतिद्वंदी उम्मीदवार है उसके मत रद्द करवाना या अपना कोई भी प्रभाव इस्तेमाल करना चुनाव में, धांधली है सब। ठीक है, तो ये 2 आधार पे राष्ट्रपति का चुनाव रद्द हो सकता है, याद रहेगा। उसने कोई जानकारी छुपाई हो या चुनाव कैसे जीता हो? धांधली से जीता हो। मान लो बाद में ये बात पता चलती है, तो ऐसे किसी मामले की सुनवाई, राष्ट्रपति के खिलाफ मामला है, ये आरोप किसके ऊपर है? सिर्फ कौन करता है? तो इस हाई कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति का एक गरिमा है, एक वो सबसे बड़ा पद है देश का। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है, वह सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द कर सकता है। तो यार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच में पाया गया कि हाँ, इसने कोई जानकारी छुपाई थी या चुनाव में धांधली की थी। तो ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए आज, है ना, काफी समय हो गया है, मतलब 3 महीना तो हो ही गया होगा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बने हुए। हाँ, कितने महीने? 2 महीने हो गए हैं, 2-3 महीने जो भी हुए हो। तो आज पता चलता है उन्होंने चुनाव में धांधली की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया, रद्द कर दिया। तो इस 2 महीने के दौरान बहुत सारे कानूनों पर उन्होंने हस्ताक्षर किया है, बहुत सारे आदेश उनके नाम से जारी हुए हैं, समझ पा रहे हैं? कुछ अध्यादेश भी जारी हुए हैं। ठीक है, ऐसे में क्या वो जितने काम उन्होंने किए हैं वो सब भी रद्द हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, पद अवैध घोषित होने पर भी उनके सारे कार्य वैध माने जाएंगे। कभी कभी पूछ लेता है, मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, लेकिन उसका निर्वाचक मंडल अपूर्ण था। पूर्ण कहने का सेंस ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? सांसद होते हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं। आपने देखा, सांसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित, सभी निर्वाचित लोग। ठीक है, मान लीजिए, है ना, कोई सांसद का पद उस समय रिक्त था, किसी सांसद की मृत्यु हो गई थी या कुछ सांसदों ने भाग नहीं लिया, है ना, निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। क्या है? कहीं विधानसभा भंग है, कहा निर्वाचन वैध माना जाएगा। याद रहेगा बेटा? तो ठीक है, आइए देखते हैं बेटा, राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना। तो देखें, सबसे पहले जान लें, राष्ट्रपति को बेटा पद से
महाभियोग की प्रक्रिया जा सकता है। समझ रहे हैं? अब देखें, आपसे पूछेगा परीक्षा में कि महाभियोग का उल्लेख कहां है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग का उल्लेख कहां है? 61 कौन सा अनुच्छेद? इसी में महाभियोग का उल्लेख है, इसी में बेटा महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। ये याद रखेंगे आप लोग, महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। ठीक, अब देखें, आपसे कुछ प्रश्न महाभियोग से संबंधित पूछता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा ये महाभियोग क्या है। महाभियोग एक मूल शब्द जिस शब्द से बना है वो शब्द है अभियोग। अभियोग मतलब होता है मुकदमा, है ना, और मुकदमा सामान्यतः न्यायालय में चलता है, लेकिन ये विशेष मुकदमा है जो मुकदमा चलाकर आप राष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं। ये मुकदमा संसद में चलता है, पति पर आरोप लगाया जाता है और संसद अगर पाता है कि आरोप सही है तो फिर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। तो ये है पद से हटाना। अच्छा, आपसे अगली चीज पूछेगा कि ये महाभियोग का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, तो एकदम सही, अमेरिका के संविधान से। अभियोग अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अब अगली चीज देखें इसके बारे में। अच्छा, ये जो महाभियोग है बाबू, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, आपको समझ में आएगा आगे, हालांकि थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, तो देखें इसमें भी राष्ट्रपति के साथ न्याय किया जाता है। क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने ये अपराध किया है ना, फिर उनको पद से हटाने पर विचार किया जाता है, संसद करती है। लेकिन ये विचार विधायी तरीके से करती है संसद, इसमें कोई जज नहीं होता, वोटिंग होती है। क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है ये, आधार क्या होगा, किस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है? तो एक ही आधार है, वो है संविधान का उल्लंघन। समझ रहे? तो ये संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, और अगर राष्ट्रपति संविधान का क्या करता है, उल्लंघन, तो फिर उसको महाभियोग चला जाएगा। ये आधार काफी है। आप देखोगे उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का आधार कुछ भी हो सकता है। उपराष्ट्रपति हैंडसम नहीं लग रहे हैं, हटा दो पद से, सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको हटा सकते हैं, ये आधार हो सकता है। लेकिन राष्ट्रपति का ये आधार नहीं हो सकता। राष्ट्रपति बस संविधान का के उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। समझ रहे हो बात को? संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब आइए देखते हैं अगली चीज। अब ये तो समझ में आ गया होगा आपको महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आपको मैं 3 स्टेप में पढ़ाऊंगा, है ना, 3 स्टेप में पढ़ाऊंगा। पहले स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है देखें, सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। समझ रहे कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है ना, इसलिए इनको हटाया जाना चाहिए। तो कोई भी प्रस्ताव ला सकता है, कोई भी संसद, जैसे लोकसभा में लाएगा तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा में लाएगा तो वो किसी सदन में। है ना, महाभियोग का प्रस्ताव रखा जाएगा, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा, किसी भी, मैंने लिखा है संसद के किसी भी सदन में। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। तो इसमें कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव हमेशा राज्यसभा में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति को हमेशा शुरू कहां से होगा प्रस्ताव? राज्यसभा से। इसको कहीं से भी, राज्यसभा का सदस्य है उसको लगता है राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, वो राज्यसभा में रख सकता है। अगर किसी लोकसभा के सदस्य को लगता है तो फिर वो कहां रख सकता है प्रस्ताव? लोकसभा में। संसद के किसी सदन में महाभियोग का क्या रखा जाएगा? प्रस्ताव। लेकिन आप ये आरोप लगा रहे हैं राष्ट्रपति पर कि उसने संविधान का उल्लंघन किया है। आप राष्ट्रपति जैसे, है ना, एक बहुत बड़े पद पर आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे मुंह उठा के कोई भी सांसद नहीं रख सकता है प्रस्ताव। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तें आपको पूरी करनी होगी, फिर आप प्रस्ताव रख सकते हैं। ये काम के लिए, प्रस्ताव रखने के लिए कुछ क्या है? शर्तें हैं। शर्तें हैं बेटा 2। कितनी शर्तें हैं? 2 शर्तें हैं राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव रखने के लिए संसद के किसी भी सदन में। एक शर्त है कि जिस भी सदन में प्रस्ताव रखा जा रहा है उस सदन के कुल सदस्यों के
1/4 कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों का उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब अगर लोकसभा में रखा जा रहा है तो लोकसभा में कुल सदस्य है 543, इसका 1/4 कितना होगा बे? 4 एक नम 4, 4 तिया 12 और 4 छक्का लगभग यही होगा कि गलत है? कितना सही है? लगभग 136 सदस्य। अगर 136 सदस्यों को लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो बात में दम होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो फिर सही होगा। ठीक है, 136 या 90 आएगा, देख लेना। ठीक है, तो बाबू जिस भी सदन में प्रस्ताव रखा जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर। किस पे? प्रस्ताव पर, उनको हटाने का जो प्रस्ताव ला रहे हो, है ना। सदन के जिस भी सदन में रखा जा रहा है सदन के 1/4 सदस्यों का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए। हस्ताक्षर होना चाहिए। अब देखिए, ठीक है, दूसरी शर्त क्या है? ठीक है, ये पहली शर्त आपने पूरा कर लिया। ठीक है, दूसरी शर्त ये दोनों पूरा करना होता है। प्रस्ताव रखने से पहले 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? राष्ट्रपति को इस बात की सूचना देनी होगी आपको कि हम आपके खिलाफ प्रस्ताव रखने जा रहे हैं, हमको 136 मिल गए हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर ही आप प्रस्ताव रख सकते हैं। अगर आप आज प्रस्ताव रख रहे हैं संसद के किसी सदन में, मतलब आपने राष्ट्रपति को पहले बता दिया है 14 दिन पहले। अगर आप सूचना आज देते हो तो प्रस्ताव कब रख सकते हो? 14 दिन बाद। समझ गए? तो ये प्रस्ताव रखा जा सकता है, मौजूद रहेगा या उसका कोई प्रतिनिधि मौजूद रहेगा, सांसदों को समझाएगा वो कि भाई साहब मेरे खिलाफ वोट मत डालना, है ना, मैंने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है, ये षड्यंत्र है, ये क्या है? समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो मान लीजिए 2 शर्तें पूरी हो गई, राहुल गांधी ने पूरा कर दिया और द्रौपदी मुर्मू को हटाने का प्रस्ताव आ गया है। कहा? मान लो लोकसभा में रखा गया है। कहां रखा गया है? राज्यसभा मानना चाहते हो कि लोकसभा? मैं मानना चाहता हूं राज्यसभा। क्या बे? मान लीजिए राज्यसभा में प्रस्ताव रखा गया, तो जिस भी सदन में प्रस्ताव रखा गया है उस सदन में उस प्रस्ताव पर मतदान होगा। क्या होगा? मतदान। तो स्टेप 2, सेकंड क्या होगा? स्टेप 2, है ना। तो जिस सदन में प्रस्ताव रखा गया है में प्रस्ताव पर मतदान होगा। में प्रस्ताव पर मतदान होगा बेटा। मतदान होगा। अब उसके बाद देखें, ठीक है, मतदान हो रहा है, आपने माना था कहां? लोकसभा में। ठीक है, मान लीजिए ये लोकसभा है। ठीक है, तो लोकसभा में अब उस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। प्रस्ताव क्या है बेटा? राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है। तो बाबू यहां वोटिंग होगी, पूछा जाएगा कितने लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। तो ठीक है, अगर कुल सदस्यों के कितने के 2/3 से अधिक लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, फिर ये इस सदन से पास हो जाएगा। कुल सदस्य कितने हैं बे? 543। ठीक है, इनके कितना बे? 2/3। समझ पा रहे हो कि नहीं? 2/3 मतलब 3 एकन्ना में 3, 3 वाटे 24 और फिर हो जाएगा 3 एकन्ना में 3 गुड़ा 2 बराबर 2 एकन्ना में 2, 2 वाटे 16, 365। तो 543 आउट ऑफ 543 कितने लोग का समर्थन चाहिए बे? 362 लोग। अगर 361 लोग कहते हैं राष्ट्रपति को हटा दो, प्रस्ताव के पक्ष डालते हैं, क्योंकि प्रस्ताव लाया ही गया है राष्ट्रपति को हटाने का। समझ पा रहे हैं? तो 361, इससे एक भी कम रहेगा तो पास नहीं होगा। 362 प्लस होने चाहिए 362 कम से कम। तो अब देखो, मान लो, अब जरूरी नहीं पूरे के पूरे सदस्य उपस्थित हो, उपस्थित है सिर्फ 400, कितने में, तब भी उसको पास कराने के लिए कितना चाहिए? 362, है ना। तो आप किसी, है ना, डीएम को थोड़ी हटा रहे हो, मास्टर साहब को थोड़ी हटा रहे हो, आप किसको हटा रहे हो? इसके लिए कठिन प्रक्रिया होनी चाहिए। समझ रहे? तो अभी तो मोदी जी हटा सकते हैं। समझ रहे? उनके पास खुद के सांसद 330 हैं। कितने हैं वे? लगभग पास होने के बाद ये प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। कहां जाएगा? नहीं पास हुआ तो प्रस्ताव समाप्त हो गया। समझ पा रहे? अगले सदन में नहीं जाएगा। अगर 362
से कम लोगों ने इस पे वोट दिया, समझ पा रहे हो, तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, समाप्त। अब ये राज्यसभा में जाएगा, कहां जाएगा, राज्यसभा में भी इस प्रस्ताव पर अब वोटिंग होगी। क्या होगी, वोटिंग। राज्यसभा में कुल सदस्य हैं 245 और यहां भी इसको पास कराने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। कुल सदस्यों का कितना चाहिए, 2/3 बहुमत। 2/3 मतलब 3/24, 3 दूना 6 है ना, 2 दूना 4, 2 8 16, सही है भाई, ठीक है। तो 245 में कम से कम 164 सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाले, इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं। उपस्थित चाहे जितना हो, 164 लोगों को लगना चाहिए कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, इनको हटा दो पद से, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो बस जिस सदन में प्रस्ताव रखा गया है उस सदन में प्रस्ताव पर क्या होगा, मतदान। और ये कैसे बहुमत से पास होगा बेटा, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, और इतना बहुमत नहीं हो पारित होगा, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होगा। अब मान लो ये सदन में प्रस्ताव रखा गया तो उस सदन में पास हो गया, हमें पूरा प्रोसेस पढ़ाना है, तो हमने मान लिया कि इस सदन में 2/3 बहुमत मिल गया जिसमें रखा गया था। अब स्टेप 3, फिर दूसरा सदन, जो भी अगला सदन होगा उस सदन में प्रस्ताव जाएगा और वहां भी उस सदन पे क्या होगा, प्रस्ताव पर मतदान होगा, समझ पा रहे हो भाई, ठीक है। तो दूसरे सदन में भी, संसद के दूसरे सदन, यहां दूसरा सदन मतलब ये नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा, है ना, लोकसभा बेटा जो है प्रथम सदन कहलाता है और राज्यसभा द्वितीय सदन। यहां उससे दूसरा सदन मतलब जिसमें प्रस्ताव नहीं रखा गया था, समझ पा रहे हैं, ठीक। तो दूसरे सदन में भी प्रस्ताव पर क्या होगा, मतदान होगा, हाँ। और यहां भी पास कराने के लिए कितना बहुमत चाहिए बेटा, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से पास होगा ये प्रस्ताव। अगर यहां 2/3 बहुमत नहीं हो पाया तो फिर प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, तुम लोग समझ रहे हो, कितने उपस्थित थे इससे कोई मतलब नहीं है, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। और जैसे ही दूसरे भी सदन से प्रस्ताव पास हो गया, राष्ट्रपति स्वतः पदमुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने आप हम ये समझ लेंगे कि हमने राष्ट्रपति खो दिया है, हमारा अभी कोई राष्ट्रपति नहीं है, हम अनाथ हो गए हैं। क्या हो गए हैं, अनाथ नहीं हुए हैं, है ना, राष्ट्र कुछ समय के लिए अनाथ हो गया है, समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन गांधी जी है ना ऊपर, गांधी जी तो देख रहे हैं, है ना, वो राष्ट्रपिता है, तो वो तो अमर है, क्या है, और जिसका पिता अमर हो फिर वो कैसे अनाथ होगा, समझ रहे हैं, नहीं, स्वतः पदमुक्त हो जाएगा। स्वतः क्या हो जाएगा बेटा, पदमुक्त। अपने महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति संसद में उपस्थित रहता है। समझ गए बेटा बात को, ठीक है। तो राष्ट्रपति किन किन परिस्थितियों में अपने पद से मुक्त होता है, पद रिक्त होने पर क्या होता है, पद से मुक्त किन किन परिस्थितियों में कैसे होता है, मैंने कोशिश किया है एक सही तरीके से आपको बताऊं और समझ बनाऊं, समझ रहे, तो मैंने समझा दिया, मैं इतना जानता हूं, ठीक। राष्ट्रपति का वेतन पहले पढ़ लेते हैं, बाद में कुछ छूटा छाटा ना रहे, सिर्फ कार्य पढ़ना हो। तो हेडिंग डाल लो बेटा, राष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति का वेतन संसद तय करती है। कौन तय करती है बेटा, संसद तय करती है। राष्ट्रपति का वेतन संसद तय करती है, मतलब जनता तय करती है। संसद में कौन बैठता है, भारत की जनता। अब हम लोग 125 करोड़ लोग नहीं बैठ सकते संसद में ना, इसलिए हम लोग अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, चुनकर अपने लोगों को भेजते हैं, वही हमारी तरफ से संसद में बैठ के निर्णय लेते हैं। तो हम लोग तय करते हैं कि कौन राष्ट्रपति कितना वेतन लेगा, संसद तय करती है। एक प्रश्न ये। दूसरा चीज ये पूछा जाएगा आपसे कि राष्ट्रपति का वेतन कहां से दिया जाता है, तो राष्ट्रपति का वेतन भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। इसमें क्या होता है, ये भारत सरकार की अमानत नहीं है, ये जनता की अमानत है। किसकी अमानत है, हाँ, इसको सरकार नहीं खर्च करती, इसमें जनता का पैसा होता है। जैसे जनता के पीएफ पेंशन फंड्स, है ना, बचत जमा हो गई, है ना, जैसे जमानत राशि हो गई, जो बाद में लौटाना है, क्या करना है,
लौटाना, ये सारा लोक लेखा निधि में होता है। और एक होती है आकस्मिक निधि। बताऊंगा ये सब क्यों अलग अलग निधियां हैं, इनका अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग महत्व है, समझ रहे हैं। तो मेन अकाउंट जो भारत सरकार का वो है संचित निधि। कौन सी निधि? संचित निधि से कुछ हमारे राज्य व्यवस्था के कुछ प्रमुख अधिकारी हैं जिनको वेतन दी। सबको संचित निधि से डायरेक्ट वेतन नहीं मिलता, सबको विभाग वेतन देता है। राष्ट्रपति को डायरेक्ट कुएं से वेतन मिलता है। डायरेक्ट कहां से? बाकी लोगों को वेतन कुएं से बाल्टी में जाता है और इसको डायरेक्ट कुएं में कूद जाता है ना। इसको संचित निधि से वेतन मिलता है। और संचित निधि से जिस भी अधिकारी को वेतन दिया जाता है उसकी विशेषता होती है कि उसका वेतन कार्यकाल के दौरान कम नहीं हो सकता। तो और इसकी विशेषता है कि जिसको भी संचित निधि से वेतन दिया जाता है उसका कार्यकाल के दौरान वेतन कम बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं। संसद, अभी मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति का वेतन कार्यकाल के दौरान कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। मतलब कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। कैसा परिवर्तन? लाभकारी हो सकता है, अलाभकारी नहीं। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल दे रहा हूं बहुत अच्छा आप लोग को। मान लीजिए, देखिए अभी बता रहा हूं एग्जाम्पल। अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति का वेतन है वो है, वर्तमान वेतन जो है, जो संसद ने तय किया हुआ है वो है 5 लाख रुपया प्रति माह। कितना लाख रुपया? 5 लाख रुपया प्रति माह इनका वेतन होता है। और ये पद की गरिमा ही है कि इनका वेतन टैक्स फ्री होता है। क्या होता है बे? अब देखें, समझ पा रहे हो? मैं इतना कमा रहा हूं तो मुझे टैक्स भरना पड़ रहा है, जीएसटी भरनी पड़ रही है ना, आयकर भरना पड़ रहा है, जीएसटी भी भरनी पड़ रही है। इनको भाई साहब इस पे कोई पैसा नहीं देना है, ये टैक्स फ्री होता है। अब ये इस लाइन पे आते हैं, कार्यकाल के दौरान इनका वेतन कम नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल है, मान लीजिए, है ना, 2022 से कार्यकाल शुरू हो रहा है द्रौपदी मुर्मू का और ये चलेगा 2027 अगस्त महीना, जो भी महीना हो, ठीक है। जब इन्होंने शपथ लिया था मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो हाँ, कब लिया था? 25 जुलाई। तो 25 जुलाई 2022 से 25 जुलाई 2027 तक इनका कार्यकाल है, समझ रहे हैं? ठीक है। जब ये पद पर आई इनका वेतन 5 लाख है। मान लो 2023 में संसद ने तय कर दिया कि वेतन 4 लाख होगा। कितना बे? 4 लाख वेतन होगा राष्ट्रपति का। संसद ने नया वेतन तय कर दिया तो ये 4 लाख वेतन इन पर लागू नहीं होगा, इनका 5 लाख ही रहेगा। जो अगला राष्ट्रपति आएगा 2027 में उसका वेतन हो जाएगा 4 लाख। समझ पा रहे हो? तो ये कार्यकाल में इनको सुरक्षा मिला हुआ है वेतन का कि ये स्वतंत्र रूप से काम करें। जितना वेतन आपका शुरू था वही लास्ट में भी रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां। राष्ट्रपति के काम और शक्तियों का अलग अलग कैटेगरी है। आपको उस कैटेगरी की हेडिंग नहीं याद कर, उस कैटेगरी में जो है अंदर उसको याद रखना है, ठीक है। मैं अलग अलग करके लिखवाऊंगा, तुम लोग अलग अलग करके मत सोचना, अंदर वाली चीजें उसको याद कर लेना। समझ रहे हो? तो सबसे पहले राष्ट्रपति की हम पढ़ने जा रहे हैं न्यायिक शक्ति। कौन सी शक्ति? तो किताबों में अलग क्रम मिलेगा, ये मेरा क्रम है। समझ पा रहे हो ना? इस तरह किताबों में मिलेगा, जिस तरह पढ़ा रहा हूं उस तरह थोड़ी मिलता है किताबों में भाई। तो फिर मेरे क्रम के हिसाब से चले। मैं देख रहा हूं टाइम, क्या देख रहा हूं? तो ऐसा कोई शक्ति उठाए जो पूरा कंप्लीट हो जाए। समझ पा रहे? अभी विधायी शक्ति उठा लूंगा तो विधायी शक्ति तो पूरा एक क्लास लगेगा, तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो ऐसी शक्ति कंप्लीट हो जाए। तो देखें, पहली शक्ति इसकी कौन सी हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा? न्यायिक शक्ति। किसकी बे? राष्ट्रपति की, ठीक है। न्यायिक शक्ति कौन सी पढ़ा जाए बेटा? तो चलिए, राष्ट्रपति जो है बेटा, राष्ट्रपति भारतीय संघ के, भारतीय संघ मतलब समझते हो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है। भारतीय संघ के किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित, राष्ट्रपति भारतीय संघ के किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को वो भी 5 प्रकार से, कितने प्रकार से बेटा? 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है। ये इसकी न्यायिक शक्ति है ना? क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। कौन से न्यायालय द्वारा बेटा? भारतीय संघ के
किसी भी न्यायालय द्वारा, चाहे वो सैन्य न्यायालय हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, लेकिन वो भारतीय संघ में स्थित होना चाहिए। कहां पे? आप ऐसा नहीं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को ने किसी को सजा दी है उसको अपना राष्ट्रपति नहीं माफ कर सकता, समझ रहे? भारतीय संघ में स्थित किसी भी दंड को ये क्या कर सकता है, कितने प्रकार से क्षमा कर सकता है? 5 प्रकार से, समझ रहे? 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है। मैं वो क्षमा के नाम बता रहा हूं। पहला क्षमा जो होता है वो होता है लघुकरण। क्या होता है बे? पहले क्षमा को कहा जाता है लघुकरण। दूसरा क्षमा होता है परिहार। क्या होता है? परिहार। तीसरा क्षमा होता है, इसका नाम लघुकरण। अच्छा, एक एक गड़बड़ हो गया, पहले क्षमा को क्षमा ही कहा जाता है, मैं तीसरे नंबर पे लिख दे रहा हूं, ठीक है? क्षमा, लघुकरण, परिहार, क्षमा, ठीक है? एक क्षमा होता है, इसका नाम है विराम। ये 5 प्रकार की माफी है। और जो 5वीं माफी राष्ट्रपति देता है वो है बेटा प्रविलंबन। क्या बे? प्रविलंबन। ये 5 प्रकार से किसी भी दंडित व्यक्ति या दोषी व्यक्ति को, न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। लघुकरण, परिहार, एक क्षमा का नाम क्षमा ही है, विराम और प्रविलंबन। देखा जाए। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं, इन सभी माफियों का उल्लेख या राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति का उल्लेख है ना, अनुच्छेद संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 72 में इनका उल्लेख के माफियों का उल्लेख है कि राष्ट्रपति किसी भी दंडित व्यक्ति को, अपराधी को, जिसको न्यायालय ने दंडित किया है, उसको क्षमा कर सकता है। तो आइए देखते हैं 5 प्रकार की माफी ये क्या क्या है और ये किस किस तरह से काम करते हैं। तो पहला आता है क्या बेटा? लघुकरण। तो ये राष्ट्रपति के विवेक पर है, वो किसी दोषी व्यक्ति को कैसे माफी दे सकता है। अगर वो लघुकरण देखता है, क्या देता है बे? लघुकरण। लघुकरण में राष्ट्रपति सजा के स्वरूप को हल्का कर देता है। ये गुणात्मक माफी है। कैसी माफी है? सजा स्वरूप को हल्का कर देना। मतलब ये कि किसी को कठोर कारावास की सजा दी गई है 10 साल की, तो उसको, है ना, 10 साल की साधारण कारावास। कौन सी कारावास? बिना अवधि बदले सजा की स्वरूप हल्का कर देना। क्या कर देना? मात्रा, बिना सजा के मात्रा को बदले सजा के स्वरूप को हल्का करना। नहीं समझ रहे? जैसे मृत्यु दंड को माफ करके आजीवन कारावास बदल देना। स्वरूप, राष्ट्रपति सजा के स्वरूप को, सजा के स्वरूप को हल्का कर देता है। क्या कर देता है बेटा? हल्का। राष्ट्रपति सजा के स्वरूप को हल्का कर देता है। सजा की मात्रा, इसमें एक गुणात्मक माफी है। कैसी माफी है? इसमें गुण बदला जा रहा है, मात्रा नहीं, मात्रात्मक, बिना अवधि बदले सजा की मात्रा को कम कर देता है बेटा। कौन कम कर देता है बे? राष्ट्रपति। समझ पा रहे हैं? ये लघुकरण है। ये क्या है? मतलब किसी भी दोषी को अगर लघुकरण वाली माफी देता है तो क्या करेगा? उसकी सजा हल्का कर देगा। क्या कर देगा? मृत्यु दंड को, जैसे एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, आप समझेंगे तभी। एग्जाम्पल के लिए इसमें अवधि का कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मृत्यु दंड को क्या बदल दे बे? हाँ, मृत्यु दंड को कारावास में बदल दे। किसमें? 10 साल का कठोर कारावास है। हाँ, कठोर कारावास है बेटा। इसको 10 साल के आजीवन साधारण कारावास में बदल दे। 10 साल के साधारण कारावास में बदल दे। बस इस तरह से साधारण कारावास में बदल दे। तो ये लघुकरण है। अब अगला देखें बेटा, अगली माफी है परिहार। आइए देखते हैं परिहार। परिहार में, परिहार इसका उल्टा होता है। इसमें माफी देता है राष्ट्रपति इस तरीके से कि, है ना, दंड का स्वरूप ना बदले, दंड की मात्रा को कम कर देता है, दंड की अवधि को कम कर देता है। क्या कर देता है? स्वरूप वही रहता है। तो ऐसी माफी कहलाएगी परिहार। क्या कहलाएगी? तो ये अलग अलग प्रकार से माफ करता है, उनको नाम दे दिया गया है। समझ पा रहे हैं? तो अगर वो दोनों कर देता है कम, अवधि भी कम कर रहा है, स्वरूप भी कम कर रहा है, तो कहा जाएगा लघुकरण भी कर रहा है और परिहार भी कर रहा है। समझ रहे हैं? तो देखें, तो राष्ट्रपति सजा की, है ना, मात्रा
या कह सकते हैं अवधि, अवधि है ना, कम कर देता है। इसमें स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है, स्वरूप नहीं बदलेगा, समझ पा रहे हैं? अगर स्वरूप बदला तो फिर लघुकरण भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये होगा कि लघुकरण भी दिया है माफी में, समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो देखें इसका एग्जाम्पल जैसे क्या, जैसे 10 साल का कठोर कारावास है, किसी दोषी को 10 साल का कठोर कारावास मिला है, तो ऐसी परिस्थिति में 10 साल के कठोर कारावास को बदलकर वो 5 साल कठोर कारावास कर सकता है। समझ पा रहे हो? अगर इसमें साधारण कारावास करता है तो ये लघुकरण भी आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? मतलब वो लघुकरण भी दे रहा है और परिहार भी दे रहा है। क्या दे रहा है? मात्रा भी कम कर रहा है और गुण भी कम कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, तो 10 साल का कठोर कारावास। ठीक है, इसके अलावा तीसरी माफी विराम। क्या बेटा? विराम। तो देखिए विराम का क्या सीन है, अगर राष्ट्रपति कोई भी माफी मानवीय आधार पे दे, इंसानियत के आधार पे, तो वो विराम है। एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा दोषी है जो किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, उसको कैंसर हो गया है, उसके कुछ ही दिन जीवन के बचे हैं, तो इंसानियत के आधार पर राष्ट्रपति उसको माफ कर देता है। अगर उसने दया याचिका दायर की राष्ट्रपति के पास कि मेरे पास 3 ही महीना बचा है, तो राष्ट्रपति इस आधार पर अगर उसको माफ करता है, चाहे लघुकरण दे, चाहे परिहार दे, चाहे प्रविलंबन दे, चाहे क्षमा, लेकिन अगर उसका आधार क्या है? मानवीय है, तो फिर वो विराम है। वो क्या भी जो मानवीय आधार पे देता है वो है विराम। समझ गए बात को? तो ठीक है, लिख दीजिएगा इसमें कि मानवीय आधार पर दी गई माफी, मानवीय आधार पर दी गई माफी कहलाती है विराम। एग्जाम्पल के लिए कोई मान लीजिए गर्भवती महिला है ना, गर्भवती महिला है, उसके पेट में अजन्मा बच्चा है, तो राष्ट्रपति नहीं चाहता है उसको, उसके पास दया याचिका आई राष्ट्रपति के पास कि बच्चे का जन्म ऐसे पूरे माहौल में होगा तो गड़बड़ होगा, तो राष्ट्रपति उसको इस आधार पर माफी दे सकता है। समझ पा रहे हैं? जैसे गर्भवती महिला को अगर माफी दिया जाता है, माफी दी जाती है, या मान लीजिए है ना कोई असाध्य रोग से, कोई ऐसा रोग हो गया है जो ठीक नहीं होगा, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को माफी दी जाती है, तो ऐसी माफी क्या कहलाती है बेटा? विराम। अगली माफी क्या है? क्षमा। इस माफी में बाबू है ना, अगर ये माफी सबसे अच्छी होती है। राष्ट्रपति ने अगर ये किसी को माफी दे दिया तो राष्ट्रपति इस माफी द्वारा दोषी को पूर्णतः सदा मुक्त कर देता है ना, पूरी तरह आजाद, स्वरूप भी माफ, दंड भी माफ, सब कुछ माफ। समझ पा रहे हैं? तो इसमें दोषी को पूर्णतः मुक्त कर देता है। समझ रहे हैं? तो इसमें दोषी को क्या कर देता है बेटा? पूर्णतः मुक्त कर देता है। राष्ट्रपति दोषी को पूर्णतः मुक्त कर देता है, मुक्त कर देता है। अब देखें ये 5 प्रकार की, 4 हो गए हैं। कितने हो गए हैं बेटा? 4 हो गए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं पांचवा है प्रविलंबन। पांचवा क्या है बेटा? प्रविलंबन। ये विशेष है, ये सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियां, जैसे मृत्यु दंड के मामले में ही राष्ट्रपति प्रविलंबन जारी करता है। किस मामले में बेटा? मृत्यु दंड। तो मृत्यु दंड कार्यवाही को तात्कालिक रूप से रोकने के लिए वो प्रविलंबन जारी करता है, ताकि अन्य माफियों पर वो विचार कर सके। अरे भाई अगर किसी को मृत्युदंड होने वाला है, किसी ने दया याचिका दायर की, तो समझ रहे हैं, तो सबसे पहले मृत्युदंड को रोकेगा, क्या जारी करेगा? प्रविलंबन। फिर उसकी माफी पर विचार करेगा। समझ रहे हैं बात को? तो हाँ, अगला है बेटा क्या? प्रविलंबन की कार्यवाही को मृत्युदंड की कार्यवाही को तात्कालिक रूप से रोकने के लिए राष्ट्रपति प्रविलंबन जारी करता है रोकने हेतु। तो आपने देखा ये 5 प्रकार की माफी देता है राष्ट्रपति। ठीक है, पहला क्षमा, इसमें दोषी को पूर्णतः मुक्त कर देता है। लघुकरण, सजा के स्वरूप को कम कर देता है। परिहार, सजा की अवधि को कम कर देता है। विराम,
मानवीय आधार पर माफी देता है, और प्रविलंबन इसमें मृत्युदंड, इसमें मृत्युदंड की स्थिति में ही जारी होता है। इसमें मृत्युदंड की तात्कालिक कार्यवाही पर रोक लगाता है ताकि वो अन्य है ना माफियों पर विचार कर सके। जो है ये जो न्यायिक शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक से नहीं करता, ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पर करता है। किसके सलाह पर? मैं बता दे रहा हूं, फिर समझा रहा हूं। अगर राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति की है ना पूर्व याचिका, आपने याचिका की, राष्ट्रपति ने आपकी दया याचिका खारिज कर दी, क्या कर दी कि ठीक है माफी वाफी नहीं मिलेगा भाई, आप बड़ा संगीन अपराध के तहत है ना बंद है, इसलिए आपको माफी नहीं मिलेगा। अगर आपकी माफी को एक बार राष्ट्रपति ने है ना खारिज कर दिया, दया याचिका को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, तो पुनर्याचिका नहीं दायर कर सकते आप। दोबारा दया याचिका दायर नहीं कर सकते। करो, एक बार कह दिया नहीं माफ करेंगे तो नहीं माफ करेंगे, समझ रहे हैं, खत्म। ये गरिमा है उसके पद की। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोग को, अगली शक्तियां। ठीक है, थैंक यू।